हेलो दोस्तों, मैं राधा कुमारी आप सभी का अनुज जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों मैंने बोला था ना कि मेरा जो सीरीज चल रहा है यह कंटिन्यूटी से आएगा, लेकिन आज मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब थी जिसके कारण थोड़ा इसमें जो भी त्रुटि होगा इसको आप नज़रअंदाज कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। करते हैं, निम्न में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, तेल नदी के नाम से इसको नाइजर नदी को जाना जाता है। देखिए, नाइजर नदी नाइजीरिया में बहने वाली एक नदी है, ठीक है। इसे तेल नदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह तेल का परिचालन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। वही आप याद रखना है कि नाइजर नदी जो गिनी का तट है ना, उसमें यानी गिनी की खाड़ी में जाकर गिरती है, ठीक है। नाइजर नदी अफ्रीका में स्थित है। कहाँ स्थित है? अफ्रीका में। वही लिम्पोपो नदी पूछे तो यह आप याद रखना है कि यह मक्का रेखा को 2 बार काटती है। जायरे नदी को ही कांगो नदी भी कहते हैं। तो यह जो आपका याद रखना है कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। वही भारत का जो माही नदी है वह कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। तो यहाँ से याद हो गया। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, एक और यहाँ याद रखना है कि जो तेल नदी है ना, तेल नदी महानदी की सहायक नदी है। जैसे कि भारत में जो महानदी है उड़ीसा में जो बहती है वो उसकी ही सहायक नदी तेल नदी है, ये भी याद रखना है, ठीक है। अगला है कि निम्न में से कौन ब्लॉक पर्वत नहीं है? तो देखिए, ब्लॉक पर्वत पूछ रहा है, ठीक है। तो ब्लॉक पर्वत इसमें जो नहीं है वह एटलस है, ठीक है। यह फोल्डेड माउंटेन है यानी मोरदार है, ठीक है। कौन सा है? मोरदार पर्वत है। याद रखना है क्या है? मोरदार पर्वत है। एटलस जो है दोस्तों, यह जो एटलस पर्वत है यह आपका मुख्यतः यूरोप में स्थित है। वही साल्ट रेंज पूछे तो यह पाकिस्तान में है, ठीक है। साल्ट रेंज पाकिस्तान में। निम्न में से कौन सा मिलान असत्य है, मीन कौन गलत है? देखिए, दस्तक ए कबीर ईरान में, कालाहारी बोत्सवाना में, नुबियन सूडान में, किजिल कुम सऊदी अरब में। देखिए, तो ये तीनों सही है। दस्तक ए कबीर ईरान में है, कालाहाली बोत्सवाना में है, नुबियन सूडान में है। किजिल कुम दोस्तों सऊदी अरब में नहीं है। यह मुख्यतः जो तान वाले हमने बताया था ना, यह मुख्यतः कजाकिस्तान में है, ठीक है। यानी किजिल कुम कजाकिस्तान में है। लेकिन बताइए कि कोई भी मरुस्थल है तो एक देश में तो नहीं होगा, तो यह कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान में थोड़ा थोड़ा फैला है, ठीक है। चलिए आगे। अगला एक, निम्न में से कौन सा पर्वत रूस में स्थित है? तो देखिए, रूस में इनमें से कौन है? तो काकेशस पर्वत, यानी काकेशस पर्वत रूस में ही स्थित है, ठीक है। यही काकेशस पर्वत को कहा जाता है कि एशिया और यूरोप को 2 बराबर, यानी मान लीजिए कि यहाँ यूरोप है, यहाँ एशिया है, तो यही काकेशस पर्वत इन दोनों का विभाजन करती है, दोनों महाद्वीपों का, ठीक है। याद रखना है, दोनों महादेशों को अलग करती है, ठीक है। किसको? एशिया और यूरोप को। देखिए, AP9 पर्वत दोस्तों इटली में है, ठीक है। हमने एटलस देख लिया, एटलस यूरोप में है, ठीक है। अगला है, निम्न में से किस देश के साथ भारत की सीमा सबसे अधिक लगी हुई है? तो देखिए, सबसे अधिक लगी हुई पूछ रहा है भारत की सीमा, तो सबसे ज्यादा बांग्लादेश से है। इसकी टोटल लंबाई 4096.5 है लगभग, ठीक है, किलोमीटर। सबसे ज्यादा बांग्लादेश से, सबसे कम दोस्तों अफगानिस्तान से 106 यानी 106 मुख्यतः किलोमीटर है, ठीक है। अगला है हमारा कि भारत का। देखिए, बांग्लादेश भारत से 5 राज्यों से लगती है, ठीक है, जिसको हमने एक ट्रिक बताया था, आमी पामेत्री, ठीक है। आमी पामेत्री से हमने एक ट्रिक भी आप सभी को समझाया था, यानी असम, मिजोरम, पश्चिम बंगाल में से मेघालय, से त्रिपुरा। अगला कि भारत का सबसे बड़ा बाघ टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो देखिए, नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो कि आंध्र प्रदेश में है, यह भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ठीक है। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व यही है। इसके अलावा आप देखिए कि जिम कार्पेट जो कि उत्तराखंड में है, इसका अब नाम हो गया है रामगंगा, ठीक है। नामदफा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है, नामदफा। उसके अलावा आप देखिए यहाँ पे क्या है, काजीरंगा, ये असम में है, ठीक है। कहाँ है? काजीरंगा असम में है, हमेशा पूछता है। अगला है, ये टॉपिक आप मुंह पर जबान पे रट जाइएगा। निम्न में से कौन सा द्रविड़ियन महाकल्प की चट्टानें नहीं है? ठीक है, तो देखिए इसमें से जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें है ना, यह नहीं है, यह आर्कियन क्रम का चट्टान है, ठीक है। किस क्रम का है? आर्कियन क्रम का। इसमें मुख्यतः
जो धरवार क्रम का मतलब होता है कि धनी लोग, जिसमें धातु हो, ध से धरवार, ध से धनी, सोना चांदी जो मुख्यतः होती है ना इसी में होती है। ठीक, भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा कितना सेंटीमीटर से कम होती है? तो देखिए 75। शुष्क का मतलब कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र है जैसे कि राजस्थान है वह मुख्यतः 75 सेंटीमीटर से कम ही वर्षा होती है। ठीक है, अगला है कि भारत जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है? तो देखिए पूर्वी चंपारण में सबसे कम है, सबसे ज्यादा है, वहीं सबसे कम पूछे दोस्तों तो समस्तीपुर में। कहने का मतलब कि सबसे ज्यादा कहाँ स्थित है ग्रामीण लोग? तो पूर्वी चंपारण में, और सबसे कम समस्तीपुर में है। ठीक है, वहीं दोस्तों सबसे ज्यादा पूछे शहरी जनसंख्या तो आपका आता है पटना। ठीक है, सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या, और न्यूनतम पूछता है तो शिवहर, शहरी लोग न्यूनतम शिवहर में रहते हैं। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति है? देखिए जनगणना का हमने एक वीडियो डाला है, आप उसको जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लंबा है लेकिन उसमें आपको सारा डेटा मिलेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी एससी प्रतिशत है? देखिए यहाँ प्रतिशत पूछ रहा है, वही संख्या पूछता तो अलग क्वेश्चन हो जाता। तो प्रतिशत पूछ रहा है एससी का, तो यह पंजाब में है। ठीक, पंजाब में। वही संख्या में पूछेगा दोस्तों कि एससी कहाँ है? तो वह उत्तर प्रदेश में। ठीक है, एससी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। वही एसटी पूछेगा नहीं कि सर्वाधिक संख्या में कहाँ है? तो आपका कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, और वही प्रतिशत में पूछता है एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब यानी शेड्यूल कास्ट ट्राइब, ये आपका होता है दोस्तों मिजोरम में। ठीक, अगला है हमारा कि बिहार को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो देखिए 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, लेकिन इन क्षेत्रों को मुख्यतः 4 उप जोनों में बांटा गया है। जैसे कि आप ऐसे बिहार का मैप हमारा कैसा होता है? आयताकार होता है। तो देखिए इसको 4 में, यानी इधर हमारा हो जाएगा उत्तर पूर्व, इधर हो जाएगा हमारा उत्तर पश्चिम, इधर हमारा हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, इधर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। तो इस प्रकार इसको 4 उप जोनों में बांटा गया है, लेकिन कृषि जलवायु क्षेत्रों 4, जैसे उत्तर का और दक्षिण का, एक मध्य का। ठीक है, ऐसे बांटा गया है। यूरोप की मुख्य नदी कौन सी है? यूरोप में बहने वाली नदी कौन सी? इसका मतलब यही हुआ, मुख्य नदी का मतलब जिसकी ज्यादा विशेषताएं हो, तो डेन्यूब नदी। तो देखिए डेन्यूब नदी की खासियत यही होती है कि यह मुख्यतः 5 यूरोप की राजधानी से गुजरता है। ठीक है, 5 राजधानी इसी के तट पर स्थित है। यह क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि यूरोप की कौन सी नदी है जो 5 राजधानियों पर बसा है? तो यही है डेन्यूब नदी। वही मरे और डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया में है, हंग हो चीन में है, और अमेजन दक्षिण अमेरिका की नदी है। ठीक, अगला है कि कैंपगोरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में है? तो कैंपगोरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है। ठीक है, बेंगलुरु में है, याद रखना कैंपगोरा बेंगलुरु में। अगला हमारा कि जैसे कि हैदराबाद वाला राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, कोयम्बटूर में, कोयम्बटूर से ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए कल जूट में प्रथम देश पूछ दिया था, तो अब तो भारत हो गया है। तो 1984 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल है। ठीक है, इसकी मुख्यालय दोस्तों ढाका में है, जहाँ सबसे ज्यादा होता था। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सबसे ज्यादा है। ठीक है, अगला है कि देखिए भारत में पूछता है कि प्रथम कारखाना जूट का कब लगा था? तो 1855 में पश्चिम बंगाल के रिसरा पश्चिम बंगाल में। प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो देखिए कोल्डिहवा, ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी साक्ष्य है ना उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कोल्डिहवा से मिला है। वही मेहरगढ़ पूछे तो दोस्तों मेहरगढ़ से मनके बनाने की कारखाना मिली है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। कोल्डिहवा दोस्तों याद करना है, कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद के पास है। ठीक है, निम्न में से हड़प्पा कालीन नगर है, यानी हड़प्पा कालीन नगर कौन सी है? तो देखिए मोहनजोदड़ो भी है, गनेरीवाल भी है, और धौलावीरा भी है। दोनों, मोहनजोदड़ो आपका पाकिस्तान में पड़ता है और धौलावीरा गुजरात में पड़ता है। ठीक है, धौलावीरा गुजरात में पड़ता है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा याद रखना है। और ये हड़प्पा भी इसका नगर है। ठीक है, हड़प्पा भी इसका नगर है।
हड़प्पा में आप जानते हैं कि शवों को दफनाने, जबकि मोहनजोदाड़ो में शवों को शवों को जलाने की परंपरा थी। दफनाने मतलब जहां गाड़ दिया गया था, हड़प्पा में गाड़ा जाता था, मोहनजोदाड़ो में जला दिया जाता था। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श, तो देखिए लाख बख्श कुरान खवा इन्हीं को कहा जाता है। ये कुरान को बहुत सुरीला आवाज में पढ़ते थे। तो इनका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने गुलाम वंश की स्थापना किया था। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था, तो देखिए दूसरे है, प्रथम पूछे तो 72, दूसरा पूछे तो 434। प्रथम के अध्यक्षता प्रथम हमेशा पूछता है कि प्रथम कहाँ हुआ था, कब हुआ था, तो देखिए 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को तो बंबई में इसकी स्थापना ही हुआ था। और तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी स्थापना हुआ था। अब प्रथम का पूछता है तो बदरुद्दीन तैयब जी, और दूसरा जो हुआ था 1886 में, वह ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। चटगांव शस्त्रागार छापामारी की योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाई गई थी, तो ये सूर्यसेन जी के द्वारा। ठीक है, बहुत पूछता है। चटगांव शस्त्रागार दोस्तों यह पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में है। ठीक है, और 1930 ईस्वी में इसको लूटा गया था। ठीक है, सूर्यसेन के द्वारा। इनके क्वेश्चन पूछता है बहुत इंपॉर्टेंट कि इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना। देखिए हम लोग इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, हम लोग सीधे एक आर्मी से पढ़ते हैं कि इनका रास बिहारी बोस का, वही मार देते हैं। लेकिन आपको याद करना पड़ेगा कि इंडियन रिपब्लिकन आर्मी पूछे तो ये हो जाएगा सूरसेन। इनको मास्टर दा भी कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था, मास्टर दा। अगला हमारा कि लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो देखिए ये थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। कर इनका एक बुक का भी नाम आया था। ठीक है, जो कि गलत दिया था भगत सिंह से रिलेट करके। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किए थे। ठीक है, 1905 में इन्होंने किया था। अगला है हमारा कि 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट के किस बात की व्यवस्था की गई थी, तो व्यवस्था पूछ रहा है। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधि, जिसको हम लोग पार्लियामेंट सुधार भी कहते हैं, 1909 के एक्ट में सांप्रदायिक प्रतिनिधि आया था। इसी का देन है कि जो भारत में मुस्लिम लीग जो अलग हुआ ना, यही कारण माना जाता है। इंडियन ओपिनियन नामक पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता था, तो देखिए होता था है ना, तो सभी भाषाओं में, गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, सभी में प्रकाशित होता था। इसमें तमिल भी जोड़ लीजिएगा, तमिल में। ठीक, इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में इसका प्रकाशन हुआ था 1906 ईस्वी में। ठीक है, और 1904 ईस्वी में। ठीक है, इंडियन ओपिनियन के संपादक थे मनसुखलाल नाजर। ठीक है, अगला है कि 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था। देखिए 36 में है, 36 में इसका कांग्रेस के अध्यक्षता जब हुआ था लखनऊ में, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था, अध्यक्षता किया था, उसी समय इसकी स्थापना लखनऊ में किया गया था और इसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद के द्वारा किया गया था। अगला कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। देखिए 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हमारे जो महान स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हो गया था। इसी दिन इनकी मृत्यु हुआ था। समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है, तो देखिए समावेशी समृद्धि के लिए ये सभी आवश्यक है, यानी अधोसंरचना सुविधा का विकास बिल्कुल थोड़ा सा है तो उसको पूरा करना। कृषि का पुनरुद्धार बिल्कुल सही है, कृषि को उत्थान करना। शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवा को अधिकाधिक उपलब्ध करना, ये भी सही है, क्योंकि इसीलिए तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा। ठीक है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट इसका इंग्लिश होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय संकेतन नहीं है, तो देखिए आप दिमाग से भी पकड़ लीजिएगा। देखिए राजकोषीय मतलब 1 साल का आंकड़ा होता है, तो बताइए चालू खाते का घाटा होगा जी। चालू खाते का मतलब होता है जो बाजार में अभी वर्तमान में चल रहा है। चालू खाता हमेशा निकाला जाता है, तो चालू खाता कभी आएगा, मान लीजिए कि अभी हमारा खाता में 10,000 रुपये है, अगला बार 20,000 हो गया, तो भाई ये हमको कहाँ से इकट्ठे हम कहाँ जोड़ पाएंगे, तो यही होता है चालू खाता। एग्जाम्पल वाइज हम समझा रहे हैं। ठीक है, तो राजकोषीय घाटा का भाग नहीं है चालू खाता, राजस्व घाटा है, प्राथमिक घाटा है और राजकोषीय घाटे, ये सभी है। भारत में गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर किया जाता है, तो देखिए गरीबी रेखा का मापन जो होगा ना, वो
आपका भारत में जो किया जाता है, जैसे कि सुरेश तेंदुलकर समिति जब आया था ना, तो इन्होंने ही बताया था कि घरेलू उपयोग के आधार पर किया जाता है। मान लीजिए कि गरीबी रेखा में जो NSS जारी होता है, तो देखिए आय पर नहीं होता है, निवेश पर भी नहीं होता है, बचत पर ही नहीं होता है। घर में कितना उपभोग हो रहा है, मतलब यही हुआ कि आप किस प्रकार उपभोग कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपके पास करोड़ों पैसा है, आप खा नहीं रहे हैं, तो आप एक तरह के गरीब व्यक्ति है ना, इसी आधार पर इसका मापन किया जाता है। ठीक है, अगला एक निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। तो देखिए वित्त आयोग का गठन जो ना भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है प्रत्येक 5 वर्षों में, या केंद्र एवं राज्य के बीच वित्त का बंटवारा के लिए, जैसे कभी हमने पढ़ा होगा इस साल कि केंद्र एवं राज्यों के लिए जो 15वें वित्त आयोग है ना, इसमें 41% राज्यों को दिया गया है। यानी मान लीजिए कि अगर हमारे पास 10 करोड़ है ना, तो इसके 41% राज्यों में बांट दिया जाएगा। ठीक है, तो यही 41%, इसकी स्थापना भारत के राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 280 के तहत। अगला है कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 18 और 20 है, तो इस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होगा। तो देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर ही होता है प्रोटॉन की संख्या। देखिए प्रोटॉन की संख्या बराबर ही परमाणु संख्या। देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या कभी कभी अपवाद में आप ले सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या, लेकिन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन संख्या तो भाई अस्थायी नहीं है, ये तो बदलते रहता है, इसलिए प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या हमेशा याद रखिएगा। अगर मान लीजिए कि इसका परमाणु संख्या 18 है, तो इसमें प्रोटॉन भी 18 होगा, इलेक्ट्रॉन भी 18 होगा, लेकिन बेचारा ये अस्थायी रहने के लिए ले दे सकता की संख्या, चाहे इलेक्ट्रॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, चाहे प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या भी द्रव्यमान संख्या होती है। द्रव्यमान में दोनों को जोड़ दिया जाता है 38। भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य पूछ रहा है, या केंद्र सरकार का बैंकर है। ठीक है, अगला बोल रहा है कि मौद्रिक नीति ये बनाता है और लागू करता है, केंद्र सरकार की ओर से ऋण जारी करता है और उसका प्रबंधन करता है। यह सभी सही है। जो हमारा आरबीआई होता है ना, जैसे कि आप देख ले होंगे कि स्वर्ण के रूप में यह पैसा रखता है। ठीक है, तो यह भारत सरकार का भी पैसा रखता है और उसको सुरक्षित भी रखता है। एक केंद्रीय बैंक तो है ही, साथ में मौद्रिक नीति प्रत्येक वर्ष 6 बार जारी किया जाता है 2 महीना पर। समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देखिए समुद्र में वस्तु के जांचने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सोनार का फुल फॉर्म होता है, लिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए सिरका एसिटिक एसिड सही है, संतरा में फॉर्मिक एसिड ये गलत है, क्योंकि संतरा में फॉर्मिक एसिड थोड़ा होता है। फॉर्मिक एसिड तो जो चीटी होता है जिससे हम लोग को विष पैदा होती है। ठीक है, साइट्रिक एसिड जो होती है यह नींबू में होती है। ठीक है, यानी संतरा नींबू में सिट्रिक एसिड होती है, इमली में टार्टिक होती है, टमाटर में ऑक्जेलिक होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी गलत होगा। फॉर्मिक एसिड जो बिच्छू होती है इसमें होती है। मृचिका का उदाहरण है तो भाई पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। अगला एक निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है। तो देखिए नहीं पूछ रहा है। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित होती है, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण होती है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। तो देखिए इसमें तो आपको ये प्रकाश ऊर्जा तो रासायनिक ऊर्जा में बदलता ही है, क्योंकि रसायन बनेगा तब तो पौधे लेंगे, खाना लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है, ये भी सही है, यही तो निकलकर कार्बोहाइड्रेट बनता है। कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण होती है, यह गलत है। ठीक है, यह गलत है। ठीक, अगला है क्लोरोफिल का प्रकाश ऊर्जा में अवशोषण, यह सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पॉलीकट किसका मिश्रण होता है। तो देखिए पॉलीकट जो होती है ना, यह पॉलिस्टर और कपास का मिश्रण होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट, पॉली से पॉलिस्टर और कॉट से कॉटन। ठीक है, कॉट से कॉटन, कपास को हम लोग कॉटन भी तो कहते हैं। निम्नलिखित ईंधनों में से सर्वाधिक ऊष्मीय मान किसका होता है। सर्वाधिक मतलब ऊष्मा कौन देता है। अगर ऑप्शन में हाइड्रोजन होता ना तो वही हो जाता, लेकिन हाइड्रोजन तो है नहीं, तो इसका हो जाएगा हमारा
एलपीजी, ठीक है। देखिए सीएनजी का मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी का लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। तो एलपीजी जो हम लोग खाना बनाते हैं ना, यह सर्वाधिक ऊष्मा देता है। परमाणु नाभिक के अवयव है, यानी परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है, तो अभी हमने बताया ना कि परमाणु के नाभिक में जो होते हैं ना वही द्रव्यमान संख्या बन जाते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, सर्वाधिक, तो सर्वाधिक हाइड्रोजन है और उसके बाद हीलियम 26% है, ठीक है। तो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है। अगला है कि वही पृथ्वी पर पूछेगा तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए गोताखोर जो होते हैं ना वो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और वही जब हम लोग देखते हैं कि जो वेल्डिंग का कार्य होता है उसमें ऑक्सीजन के साथ एसिटिलीन होता है, ठीक है। तो गोताखोर जो समुद्र में जाके गहरी सांस लेके कुछ चीज को चुनते हैं, चाहे कुछ भी, तो उसको ऑक्सीजन प्लस हीलियम होता है। अगला हमारा कि बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयोग किया जाता है, तो इसका हो जाएगा पॉलीएमाइड होता है, ठीक है। बुलेट प्रूफ के लिए पॉलीएमाइड बहुलक का प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो याद ही होगा मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, ठीक है, यकृत है। यकृत मुख्यतः 1.5 kg का होता है, ठीक है। अगला हमारा कि अमीनो अम्ल का बहुलक होता है, यानी अमीनो अम्ल का बहुलक होता है, क्या होता है, तो यह प्रोटीन होता है, यानी प्रोटीन का बहुलक ही, अमीनो अम्ल का बहुलक ही प्रोटीन है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। अगला हमारा कि भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है, तो देखिए अवशोषण दे देना तो छोटी आंत, लेकिन ऑप्शन में छोटी आंत तो है नहीं, तो छोटी आंत का ही भाग इलियम है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा इलियम। अगला हमारा कि प्रस्रव्य ध्वनि का उपयोग किस में किया जाता है, तो देखिए प्रस्रव्य ध्वनि का उपयोग ना इन सभी में किया जाता है। देखिए क्या, समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए बिल्कुल, घड़ियों के पुर्जों को साफ करने के लिए बिल्कुल सही, यानी जो पुराने हो जाते हैं ना, जैसे कि रेल के डिब्बा जो पुराना हो जाता है ना उसको भी साफ करने के लिए प्रस्रव्य तरंगे का ही प्रयोग किया जाता है। संकेतक भेजने में ये भी सही है, दूध के अंदर हानिकारक जीवाणु भी इसी के कारण ही मारा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने का कार्य करता है, तो देखिए मस्तिष्क का जो भाग होती है ना अग्र मस्तिष्क, यह सोचने का कार्य करती है, ठीक है। अग्र मस्तिष्क सोचने का कार्य करती है। अगला चलते हैं कि लार किसके पाचन में मदद करती है, तो देखिए लार जो होती है ना स्टार्च के पाचन में मदद करती है। ये तो याद ही कर जाना है कि लार स्टार्च के पाचन में मदद करती है, ठीक है। अगला कि इंसुलिन निम्नलिखित में से कौन सा धातु मौजूद होती है, तो इंसुलिन में जस्ता होती है, ठीक है। अगर लोहा पर भी हम किसी जो हम लोग गैल्वेनाइजेशन का प्रयोग करते हैं यही होता है जस्ता का, ठीक है। अगला है हमारा कि प्रखनली शिशु के मामले में, यानी प्रखनली शिशु किसे कहते हैं, तो प्रखनली शिशु का मतलब होता है ना कि निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है। क्या होता है कि इसमें मादाएं किसी कारण से गर्भवती नहीं होती है तो उसके अंडाणु को निकाल कर एक कृत्रिम निषेचन किया जाता है, यानी किसी ट्यूब में भर दिया जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है कि थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्त, देखिए थैलेसीमिया रोग ना रक्त को प्रभावित करती है और यह अनुवांशिक रोग होती है, ठीक है। अनुवांशिक का मतलब होता है कि जेनेटिक्स, मतलब मेरे में है ना तो मेरे बच्चों में होगा, ये सब होती है अनुवांशिक। अगला है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम डेट सहित याद कर रखिएगा, 9 सितंबर 1972 ईस्वी को लागू हो गया था, ठीक है। इस समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। अब वही बाघ संरक्षण पूछे तो 73 निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन नहीं है, ये तो इतना इंपॉर्टेंट है, समझने वाला है। तो देखिए नवीकरणीय का मतलब जो बार बार नया हो, नवीकरणीय का मतलब बार बार नया हो, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए कि सूर्य का ऊर्जा है, तो सूर्य का ऊर्जा तो डेली हम लोग के एक अलग रूप में अलग तरीके से मिलता है, अगर जिस प्रकार हम लेना चाहे तो सूर्य तो डेली मिलता है तो उसको ही नवीकरणीय कहते हैं। तो देखिए कचरे से उत्पादित ऊर्जा, अगर कचरा को फेंक दिया जाए उसमें जो उत्पादित ऊर्जा होती है वो नवीकरणीय है। ज्वारीय ऊर्जा भी नवीकरणीय है। भूतापीय, देखिए तापीय ऊर्जा नहीं होगा क्योंकि ताप अलग अलग प्रकार के होती है। भूतापीय ऊर्जा है ना वह नवीकरणीय ऊर्जा है, चाहे पवन ऊर्जा चाहे सौर ऊर्जा, ये सभी नवीकरणीय है।
तापीय ऊर्जा नहीं है। इसी में तो फंसाता है कि आप तापीय होगा कि भूत तापीय। तब भूत तापीय, जब धरती गर्म होती है ना तब उसको हम लोग कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत कौन सा है? तो देखिए, महाधिवक्ता का पद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। बिल्कुल सही है। महाधिवक्ता 165 आर्टिकल में राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करता है, ये भी सही है। राज्य विधि के तहत प्राप्त मृत्युदंड की सजा को राज्यपाल माफ कर सकता है। तो देखिए, इसमें समझने वाला बात यह है कि राज्यपाल मृत्युदंड के सजा को माफ नहीं करता है, ठीक है, इसको अधिकार नहीं है। और सभी जितने भी है ना वो सबको कर सकता है, लेकिन मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं करता है। राज्यपाल राज्य सरकार के मंत्रियों के कार्य के आवंटन हेतु नियम बनाता है। बिल्कुल सही है, बना सकता है। ऑप्शन नंबर सी गलत है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन? हम एक बार समझा थे कि 9 से बोलिएगा तो न्यायिक और 99 बोलिए तो 9 से आ रहा है। दो में फंसते हैं लोग, एक तो 97 एक 99। तो देखिए, 97 में जो होती है सहकारी वाला होती है 197, दोनों बोलिए तो इसमें 100 आ रहा है। 99 में 9 आएगा और 99वां हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। 99वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है। अगला हमारा कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, यानी राष्ट्रपति के पद को कैसे हटाया जा सकता है? तो संसद के द्वारा महाभियोग लगाकर। अनुच्छेद 61। भारत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के विशेष प्रावधान है? हमने एक ट्रिक भी दिया था इससे पहले, आप उसको जरूर देखिएगा, हमेशा पूछता है। हमने बताया था कि मेरा नाम आशा पारेख, जिसे हमने समझाया था, तो उसको देख लीजिएगा आप। तो नागालैंड जो होगा ना 371 के 1 में है, ठीक है। अगला है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होती है? तो राज्यसभा है ना तो 6 वर्षों का, ठीक है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होती है, लेकिन वही राज्यसभा का कार्यकाल पूछे तो अनगिनत होती है, क्योंकि यह अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन का कार्यकाल कहाँ से निश्चित होगा, ठीक है? तो उसमें जो सदस्य होते हैं उसका कार्यकाल होता है, न कि सदन का। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम लागू पूछ रहा है। राष्ट्रपति के इस पर जो सिग्नेचर हो गया था वह हो गया था, हमेशा लोग फंसता है, यह हो गया था 15 जून 2005 ईस्वी को राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा इस पर सिग्नेचर हो गया था। लेकिन सिग्नेचर होने के बाद ही अधिनियमित हो जाता है, लेकिन नहीं हुआ। इसको लागू किया गया 12 अक्टूबर 2005 ईस्वी को, ठीक है, 12 अक्टूबर 2005 ईस्वी को, 12 मई 2005 ईस्वी को पास हुआ था। यही दोनों है लोकसभा राज्यसभा, उसके बाद में राष्ट्रपति, लेकिन 12 अक्टूबर 2005 से लागू हो गया। वही सूचना का अधिकार पूछता है कि किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19 में, ठीक। देश के किसी भी नागरिक में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? यानी बोल रहा है कि किसके पास है जो उसको भेज सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। किसी प्रकार का वाद होते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय ही भेजता है। नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर हुआ, सही है। यह एक पूर्वकालिक अध्यक्ष होता है। देखिए, यह गलत होता है, पूर्वकालिक अध्यक्ष नहीं होता है। इसका जब नीति आयोग होगा, इसका जो भी प्रधानमंत्री होगा ना वही इसका अध्यक्ष बन जाएगा। इसकी गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। यह एक सहकारी संघवाद सिद्धांत पर आधारित है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। निम्न संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल आया था? तो दल बदल 52वां, ठीक है, 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। निम्नलिखित में से किस चुनाव में मतदाता उपरोक्त में से नोटा विकल्प का प्रयोग कर सकता है? यानी किस में नोटा का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, लोकसभा विधानसभा, न कि राज्यसभा विधान परिषद। राज्यसभा विधान परिषद में नोटा की व्यवस्था नहीं होती है, केवल यही 1 और 3 लोकसभा और विधानसभा में, यानी जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से होते हैं ना उसी में आप नोटा का प्रयोग कीजिएगा। 2013 में यह नोटा आया था। नोटा का मतलब होता है नॉन ऑफ द एबव, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा
अभिकरण यानी IAEF का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय पूछता है तो याद रखना है वियना में है। ठीक है, कहाँ है? वियना में। इसकी स्थापना 1957 में हुआ था। निम्नलिखित में से किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा घोषित किया गया है, यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा जो उसका अंग है उसके द्वारा बाजरे का वर्ष घोषित किया गया है। भारत ने इसको प्रस्तावित किया था। भारत की प्रस्तावना मतलब स्वीकार करके अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 को बाजरा मिशन। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर। मेजर ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त 1905 ईस्वी को हुआ था। ठीक, अगले कि हाल ही में नाटो साइबर संरक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन है? मतलब कि नाटो में कौन शामिल हुआ? इसका मतलब यही हुआ, नाटो का मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें साइबर समूह है, नाटो ने साइबर सुरक्षा समूह में। तो दक्षिण कोरिया एशिया का ही देश है। अगला है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस राज्य को तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 दिया गया? तो देखिए यह हमारा ही भारत का राज्य है झारखंड। ठीक है, झारखंड को तंबाकू के लिए इस पुरस्कार दिया गया। और तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। ठीक है, अगले एक देश बंधु नाम से किसे जाना जाता है? तो दो पूछता है, एक तो देश के लिए कौन बंधु थे, एक दीन बंधु। तो देखिए देश बंधु का मतलब होता है ना कि जो देश के लिए कार्य करे, जो हमेशा देश में ही रहे। तो जो चित्तरंजन दास थे ना, यह भारत के ही थे, लेकिन CF एंड्रूज जी जो थे ना, वो महात्मा गांधी के एक बहुत अच्छे दोस्त थे, तो इनको दीन बंधु कहा जाता है। ठीक है, और देश बंधु चित्तरंजन दास जी को BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो BC राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी स्थापना 1962 में हुआ था। द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग किसने लिखा था? तो गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग अरुंधति राय जी के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? अरुंधति राय जी के द्वारा। ठीक है, यह पूछा गया क्वेश्चन है बहुत बार। और विक्रम सेठ का एक पुस्तक है सुटेबल बॉय। ठीक है, क्या है? सुटेबल बॉय। अगला है कि किस लेखिका को अनुवादित हिंदी उपन्यास रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया? तो देखिए अभी हाल ही में गीतांजलि श्री जो भारत की ही है, इनको हिंदी उपन्यास के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। उस उपन्यास का नाम है टॉम ऑफ सैंड, मतलब रेत समाधि हिंदी में, और इंग्लिश में इसका नाम लिखा गया टॉम ऑफ सैंड। और देखिए कोई भी उपन्यास होता है ना, उसको अंग्रेजी में ट्रांसफर किया जाता है। तो इसको अंग्रेजी में एक व्यक्ति थी, लेडी जी है डेजी रॉकवेल, इन्होंने ही इसको ट्रांसफर करके और इस पुरस्कार के लिए नामित किया गया। ठीक है दोस्त, अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा।